करना उधर में। और भी कई सारे काम मैनेजमेंट के होते हैं ना तो उसमें क्लास लेते रहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपका इधर उधर भी रहती है। बाकी कहाँ गए सभी? राहुल वगैरह नहीं आए? उसका भी कुछ हाथ वाथ टूट गया बता रहे, एक्सीडेंट हो गया कुछ हैं? उसका भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया बता रहे थे, ऐसा है क्या? चलिए, और कहाँ गए बाकी लोग, कहाँ गए भाई? तो आज जीएस पेपर 3 में एक टॉपिक होगा आप लोग का। क्या टॉपिक होगा? आपदा प्रबंधन हिंदी में होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट होगा इंग्लिश में लिखा होगा। है सिलेबस देखे हो? और ऑप्शनल में दो तीन जगह के टॉपिक्स कवर होंगे। एक तो पेपर सेकंड में पहला टॉपिक है, उसमें भी कई सारे टॉपिक्स है, लेकिन मेन आपका कंटेम्प्रेरी इशू लास्ट वाला टॉपिक पेपर सेकंड का, उसमें कई सारे टॉपिक्स है। उसमें एक नेचुरल हैजार्ड से कुछ टॉपिक लिखा हुआ है क्या? हाँ, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स तो उसमें आ जाएगा। और उसी का हैजर्ड्स और भी पढ़ेंगे, डिफरेंस क्या होता है डिसास्टर में, तो सबसे पहला टॉपिक वही होगा हमारा। तो आपका है डिसास्टर मैनेजमेंट। तो डिसास्टर का मतलब क्या होता है? डिजास्टर का मतलब क्या होता है? आपदा का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपदा का मतलब कि किसी भी कारण से यदि कुछ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का लॉस हो जाता है ना, यहाँ पे जन धन की हानि है ना, यहाँ पे आपदा का मतलब क्या हो जाएगा आपका जो है कि बड़े स्तर पे जब जन धन की हानि होती है तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड पब्लिक, लॉस ऑफ, है ना, बड़े स्तर पे, वृहद स्तर पे, लार्ज स्केल पे, है कि नहीं, वृहद स्तर पर जन धन की हानि, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड पब्लिक इन लार्ज स्केल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपदा कहेंगे, है कि नहीं। तो आप कई कारण हो सकते हैं, तो प्राकृतिक कारण से भी हो सकता है, तो प्राकृतिक आपदा कहलाएगी। प्राकृतिक कारण जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, वॉल्केनो, आपका जो है फ्लड, बाढ़, सूखा, तो नेचुरल कॉजेस हो सकते हैं। तो नेचुरल कॉजेस है तो क्या कहलाएगी आपकी जो है प्राकृतिक आपदाएं कहलाएंगी। तो प्राकृतिक आपदाएं जानते हैं आपका क्या होता है, कौन कौन सी आ जाएंगी प्राकृतिक आपदाओं में? जितना भी प्राकृतिक घटना है, भूकंप लिख लो, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, है कि नहीं, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा। इंग्लिश में आपका अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, साइक्लोन्स सब आ जाएंगे नेचुरल हैजार्ड्स, नेचुरल आपके जो है कारण में। तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं कहलाएंगी। लिख लिया ना, भूकंप, ज्वालामुखी, जितना भी याद आ रहा है आपको लिख लो, बाकी तो पढ़ेंगे आगे। अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, भूकंप, ज्वालामुखी, आपका जो है भूस्खलन, चक्रवात, साइक्लोन्स हो गया, साइक्लोन्स। और क्या हो सकता है? बाढ़, सूखा, फ्लड, ड्राउट, बाढ़, सूखा हो सकता है। और क्या होगा प्राकृतिक आपदाओं में? सुनामी, भूकंप के साथ सुनामी भी आ जाएगा, सुनामी। और डाल दिया, लैंडस्लाइड्स हो गया। और इसके अलावा नेचुरल कॉजेस में और क्या होगा? हम्म, हाँ, कभी कभी फॉरेस्ट फायर वगैरह भी आ जाएगा। फॉरेस्ट फायर आपका जो है वनाग्नि, फॉरेस्ट फायर बड़े स्तर पे जब होता है तो
फॉरेस्ट फायर भी आ जाएगा। और प्राकृतिक आपदा में क्या आएगा आज की डेट में? हीट वेव्स, है ना, शीतलहर, हीट वेव का इंग्लिश भी हीट लहर, कोल्ड वेव, हीट वेव, कोल्ड वेव, ये भी आपके आजकल प्राकृतिक आपदाओं में कंसिडर किए जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। और हाँ, वो हिमस्खलन वगैरह कहीं पर हो गया तो लैंडस्लाइड्स के समान ही जो है आपका, इसको एवलांस कहते हैं, हिमस्खलन, हिंदी में भी एवलांस लिख देते हैं। और प्राकृतिक आपदा में और क्या आएगा? तड़ित झंझा। कल एक कौन सा वीडियो देख रहा था, कहीं पे फुटबॉल मैच चल रहा था, थंडर स्टॉर्म, और बिजली गिरी और 3 4 5 प्लेयर वहीं पे, एक तो मर गया, बाकी बेहोश हो गए थे। फुटबॉल मैच फुटबॉल मैच चल रहा था, उसी में बिजली चमकी और 4 5 प्लेयर्स पास पास में थे, उनके थ्रू करंट फ्लो हुआ होगा, धड़ा मतलब तुरंत तुरंत गिर गए, एक मर भी गया। कौन सी कंट्री थी पता नहीं। तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म्स, राइट। और इसके अलावा आज की डेट में जैसे आपका कोरोना आया था, तो ये महामारी, कोई भी आपकी जो है महामारी बीमारी, एपिडेमिक्स, तो महामारी भी आपदा होगी नहीं हो गई। तो ये तो प्राकृतिक आपदाएं हो गए, नेचुरल। यदि आपदा का मतलब हमने क्या देखा? आपदा का मतलब है सीधा सीधा है कि वृहद स्तर पर जब जन धन की हानि होती है, कोई बड़ा नुकसान होता है, तो नुकसान यहाँ पे हमारे किससे? जन धन की हानि, है नहीं, लार्ज स्केल पर, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड पब्लिक इन लार्ज स्केल। अब ये प्राकृतिक कारण से होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका प्राकृतिक आपदाएं कहेंगे। तो इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके कारण से अचानक भूकंप आ गया, तो जानते हैं आप लोग। मानवीय कारण भी हो सकता है आपदाओं के लिए, तो मानवीय कारण कौन कौन से होंगे और उसके कारण से आने वाली आपदाएं कौन सी होगी बताओ? आपदा, प्राकृतिक आपदा के कारण यहां से निकल आएंगे आपके। मानवीय आपदा में माना पॉल्यूशन के कारण से अचानक से इतने सारे लोग, एसिड रेन हो सकती है, यदि पानी वानी को ज़्यादा कुछ हो गया तो ठीक है, एसिड रेन हो सकता है। और अब वो तो उसके अंतर्गत आ जाएंगे, नेचुरल मतलब कॉजेस, लैंडस्लाइड्स के इम्प्रूवमेंट के लिए या लैंडस्लाइड के बढ़ने के लिए भले ही जो है आपका ह्यूमन कॉजेस रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आपदा तो होगी, लैंडस्लाइड्स तो हुआ, है ना। हाँ, आ जाएगा, ये आ जाएगा। न्यूक्लियर, अभी तो मेन है युद्ध, सबसे इम्पोर्टेंट है वार, अभी जो चल रहा है आपका, तो इसके कारण से जो जन धन की हानि हो रही है ना, सभ्यताएं हजारों, यूक्रेन हो गया, चाहे इधर गाजा पट्टी में जो भी डेवलपमेंट है वो 50 साल, 50 का 100 साल पीछे चला गया। जिस तरीके से बमबारी होकर के तोड़फोड़ हो रही है, लोग तो मर ही रहे, लेकिन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा क्या हो गया? 100 साल पीछे चला जाएगा। उतना डेवलप करने फिर से 100 साल लग जाएंगे, कम से कम 50 साल तो लग ही जाएंगे, है कि नहीं? उतना डेवलपमेंट फिर से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धड़ाम से एकदम पत्तों की तरह सीधा नीचे चली जाती है, एक बम गिरा और पूरा खंडहर बन जाता है। तो वार, वर्तमान में वार हो गया, एसिड रेन हो सकता है। बाकी और क्या डिस्कस किया था अभी हमने जो है मानवीय कारणों में, और क्या बोला था मानवीय कारणों में? अभी युद्ध के पहले कुछ और वर्ड यूज किया था ना। हाँ, जैसे न्यूक्लियर, न्यूक्लियर जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाएंगे, न्यूक्लियर दुर्घटनाएं। हाँ, पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में तो आपके परमाणु दुर्घटना, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स आपके जो है, परमाणु दुर्घटनाएं, इससे बहुत बड़ी आपदा आ सकती है कि नहीं? मानो गैस रिसाव, जैसे भोपाल में हुआ था 1984 के आसपास, गैस रिसाव, आपका जो है
लीकिंग ऑफ गैस, गैस रिसाव आपका जैसे आपका भोपाल गैस कांड हुआ था, याद है आप लोग को? भोपाल गैस 1984 में हुआ था। कौन सी गैस हुई थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट। MIC गैस का नाम क्या था? मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइट। आ गई बात समझ में? तो ये गैस रिसाव वगैरह हो सकता है किसी भी कारण से किसी भी क्षेत्र में, राइट। और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है। कारण ह्यूमन हो सकता है, बाकी उसी में डाल दिए उसको, तो ठीक है, इतने कारण है। बाकी तो ऐसा जैसे अकाल वगैरह पड़ता है आज की डेट में, तो अकाल को भी हम लोग जो है प्राकृतिक न मान के मानवीय आपदा मानते हैं। फेमिनिन फेमाइन जो होता है आपके जो है, अकाल को भी आज की डेट में हम लोग प्राकृतिक आपदा ना मान करके मानवीय आपदा, प्राकृतिक कारण भले सूखा कुछ हो सकता है, लेकिन यदि हम भूख के कारण या लोगों की मृत्यु होती है, भूखमरी या अकाल अकाल में भूखमरी वगैरह होती है, तो उसमें ह्यूमन फेल्यूर माना जाएगा। ह्यूमन फेल्यूर माना जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेस है। यदि जैसे मान लेते हैं कि उड़ीसा में आपका अकाल पड़ा, तो यदि हम तुरंत वहां पे खाने की सप्लाई, पानी की सप्लाई तो कर ही सकते हैं, नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि ह्यूमन फेलियर हो गया, है कि नहीं? तो आज की डेट में हमारे पास इतने फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है, सेना है, तो कोई भी चीज़ कहीं पर भी तुरंत पहुंचाई जा सकती है, लेकिन नहीं पहुंचाई जा रही है, उसके कारण से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक ठाक वहाँ पे जन धन की हानि होती है, तो वह अकाल कहलाता है, राइट। तो अकाल के कारण, इसलिए अकाल को हम लोग आज की डेट में क्या कहते हैं, आप क्या जो है मानवीय आपदा या मानवीय कारणों से ही माना जाता है ना। भले ही सूखा प्राकृतिक कारण हो सकता है, सूखा पड़ गया तो पानी की कमी हो गई, लेकिन हम सप्लाई तो कर ही सकते हैं, ठीक है। हमारे पास आज की डेट में गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी तो होती है। चलिए, तो पहला तो ये हो गया हमारा जो है आपदा क्या होती है, पॉइंट क्लियर हुआ। आपका जो है सबसे पहला कि डिसास्टर क्या होता है, आपका जो है डिसास्टर क्या होता है। तो डिसास्टर मीन्स आपका लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्रॉपर्टी इन लार्ज स्केल, है ना। जब लार्ज स्केल पर पब्लिक और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपदा कहेंगे, है कि नहीं। कारण आपका दो हो सकते हैं, नेचुरल कॉजेस हो सकता है, तो प्राकृतिक आपदाएं हो जाएंगी जो आप लोग जानते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, वॉल्केनो सब आ जाएंगे। और यदि मानवीय कारण से जनधन की हानि होती है वृहद स्तर पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका मानवीय आपदा। तो आपदाएं दो प्रकार की हो गई, एक प्राकृतिक आपदा, एक आपका मानवीय आपदा, है ना। जैसे युद्ध वगैरह वर्तमान में हो रहा है, तो मैंने कहा था ना, गाजा पट्टी वगैरह साइड में देख करके आप क्या बोलते हैं, आपके रोए खड़े हो जाएंगे, है ना। बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, माओ का दूध सूख गया है, तो पानी में दूध मिला के या कुछ कुछ मिला करके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको भी ठीक से खाने पीने को दूध तक नहीं मिल रहा है। तो वहाँ की स्थिति देखेंगे तो आप भगवान को धन्यवाद दे देना कि सही जगह पैदा होकर सही जगह रह रहे हो। IAS बनो ना बनो वो बात की बात है, बट अभी दुखी होने के लिए अभी हमारे पास कोई कारण नहीं है कि अब सही सलाम अभी यूक्रेन में होते या फिर इधर गाजा पट्टी साइड कहीं पैदा हुए होते तो क्या होता। IAS की तैयारी तो दूर, ठीक से खाना पीना तक रहना नहीं मिलता, कब कौन सा बम आके उड़ा के दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है, इसके लिए चिंतित बैठे रहते। तो अभी आप सेफ जगह पर है, तो इतना ही काफ़ी है भगवान के धन्यवाद दे करके नाचने गाने के लिए, समझ गए ना भाई। तो आदमी फालतू का दुखी होता रहता है ना, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा है वैसा, IAS बनेंगे तो खुश रहेंगे, ये बनेंगे तो खुश, ठीक है, उसके लिए प्रयास तो करते रहो, प्रयास ही आपके हाथ में है, अच्छे से प्रयास करना, बाकी रिजल्ट फिर तो गीता पढ़ने वाले आज। चलिए, अब दूसरा वर्ड हमारे पास है प्रबंधन। तो प्रबंधन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। प्रबंधन का मतलब क्या होगा बताओ, या फिर आपदा प्रबंधन को जोड़ेंगे।
मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, बताओ मिताली। ठीक है, ठीक है, उपाय भी आ जाएंगे निपटने से। एक पॉइंट होगा आप कह जो है कि आपदा होने के बाद निपटेंगे, हो तो उसके बाद की चीज है, लेकिन आपदा से पहले भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, प्रबंधन का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस पहले से है उसको इस तरीके से पहले से प्लानिंग तैयार करके रखे। देखो, हम आपदाओं को रोक तो नहीं सकते, खास करके प्राकृतिक आपदाओं को तो बिल्कुल नहीं रोक सकते, है ना। कि ट्रम्प बन गए तो बोले भूकंप नहीं आना है, तो भूकंप नहीं आएगा, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं। भूकंप तो आना है, तो जहां आना है जब मर्जी आना है, रात हो सुबह हो दिन है, वो तो आएंगे ही आएंगे, है कि नहीं। तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इससे होने वाले नुकसान को हम कुछ तैयारियों के साथ पहले से यदि तैयार रहे, प्रिपेयर्डनेस हमारी अच्छे से रहे, तो उसके द्वारा होने वाले नुकसान को कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं हम लोग, कम कर सकते हैं। आ रही ना बात समझ में आपके जो है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि वैसे तो मैनेजमेंट का मतलब होता है आपका जो है कोई भी किसी भी काम को व्यवस्थित तरीके से करना, ताकि रिसोर्सेस का वेस्टेज क्या हो आपका जो है ना। जैसे टाइम मैनेजमेंट हुआ, तो हमारे पास सबके पास 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे भगवान ने, मैंने कहा ना, एक ही चीज बराबर दी सबको, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे मोदी हो, चाहे तुम हो। अब इसमें आप जितना टाइम वेस्ट कम करोगे उतना ही आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा कहलाएगा, है ना। इसी 24 घंटे में 8 घंटा सोने का निकाल दो, तो बाकी 16 घंटे आप उसको कैसे, है ना। कुछ लोग तो 5 घंटे, से कल शाश्वत से पूछा तो 4 बजे उठ जाता है बेचारा, उसके 5 घंटे में ही काम खत्म हो जाते हैं, नींद का मतलब नींद खत्म हो जाती है, और दिन में सोता भी नहीं है। तो इसका मतलब उसको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए 8 घंटे सोना काफ़ी है, 8 घंटे, 6 से 7 शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग हैं जिसकी नींद, या तो शरीर को ऐसा बना लेते हैं, जैसे मैं कई बार कोशिश किया कि 4-5 बजे उठ जाऊं और थोड़ा सा कम सो के काम चलाऊं, तो जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सही सलामत दिमाग से वो नहीं पढ़ा, मतलब नींद ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन जोश में भी पढ़ा लो, जोश में काम भी किया, उठ करके कुछ घंटे मिल जाएंगे ज़्यादा काम करने के, ये सोच करके। लेकिन 3-4 दिन बाद लगता है कि सर भारी हो गया, तबीयत खराब हो जाएगी, फील होने लग जाता है। तो फिर मैं 7 से 8 घंटे सोता ही सोता हूँ, ठीक है। तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता हूँ ठीक है, 8 घंटे के अंदर ही रहेगा। तो मेरे बॉडी की रिक्वायरमेंट है 8 घंटे। एक और मुझे लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए किसी भी इंसान के लिए फिजिकली आप क्या जो है 8 घंटे काफ़ी होते हैं। अब उसमें जितना कम कर लो उतने ही घंटे उधर ज़्यादा मिलेंगे काम करने के। जैसे मोदी जी है कि 4 घंटे सो के काम चला लेते, अमिताभ बच्चन है वो भी 4 घंटे सो के काम चला लेते, एपीजे अब्दुल कलाम थे वो भी 4 घंटे सो के काम चला लेते। तो इसलिए वो थोड़ा बड़ा कर पाए, है ना। हम 8 घंटे सोने वाले से थोड़ा उतना नहीं कर पा रहे अभी तक, 3 घंटा कम काम कर पा रहे हैं ना उसकी तुलना में। हमें काम करने के लिए 3 घंटे कम मिल रहे, तो 3 घंटे हम सोने में बिता रहे हो, 3 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे। तो जो 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करे डेफिनेटली मेरे से क्या होगा, आगे होगा। मेरी फील्ड में कुछ लोग टीचर होंगे जो 3 घंटे 5 घंटे से 6 घंटे से काम चला रहे होंगे, 2-3 घंटे मेरे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, तो आगे निकलने की संभावना उनकी ज़्यादा रहेगी। तो कहने का मतलब है कि 16 घंटे को आप जितने अच्छे से मैनेज करें, अच्छे से मैनेज का मतलब सदुपयोग करें, तो वह क्या कहलाएगा, टाइम मैनेजमेंट कहलाएगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे पास 24 घंटे है उसका सही तरीके से उपयोग, है ना, प्रोडक्टिव यूज आपका, बहुत ज़्यादा उसका वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसके लिए कहा जाता है डायरी लिखना स्टार्ट करो, क्या दिन भर में मैंने क्या क्या किया, कितने कितने घंटे, कितने कितने मिनट, और फिर उसमें देखो कि फालतू टाइम कहाँ पे हमने वेस्ट किया। अगले दिन उसकी कोशिश करो कि वो टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट आपका धीरे धीरे क्या होगा, सुधरते जाएगा, है ना। मनुष्य, मैंने कहा ना, पैदाइशी आलसी होता है। जैसे हम पढ़ने का है तो सोचते कि सुबह उठेंगे 8 बजे, सोचते थोड़ा देर चाय नाश्ता कर लेते फिर पढ़ने बैठेंगे, फिर थोड़ा देर मन करता है कि थोड़ी देर और नहा वा लेते फिर पढ़ने बैठेंगे, और ऐसे ऐसे करते 12-1 बज जाता है ठीक है, और फर्स्ट हाफ हमारा बिना पढ़े चला जाता है। तो इसका मतलब है हमने वहां पे टाइम वेस्ट किया कुछ ना कुछ जो है। तो उसी प्रकार अब आपको आपदा के साथ जोड़ दो, तो आपदा प्रबंधन का मतलब क्या हो गया कि
हम लोग प्राकृतिक आपदाओं को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन पहले से कुछ, अब ये भी टाइम मैनेजमेंट आपका कब अच्छा रहेगा कि आप पहले से अच्छे से मैनेज करके रखे हुए हो कि आपको पता है कि हाँ 8 घंटे सोना है, बाकी 16 घंटे में आपका नहाना धोना खाना पीना निकाल दो 3 घंटे, तीनों टाइम का है कि नहीं। तो बच गए कितने घंटे आपके पास, 13 घंटे भी बच गए। 3 घंटे फिर भी निकाल लो घूमना फिरना दोस्तों यारी के साथ गप्पे सप्पे फोन फान, तो भी 10 घंटे बचते हैं आपके पास। 10 घंटे पढ़ाई के लिए कोचिंग के साथ मिला करके निकाल सकते हो, है ना। लेकिन 10 घंटे निकलते हैं क्या, पता ही नहीं चलता दिन कैसे खत्म हो गया और पता चल रहा है पढ़ाई 2-4 घंटे भी ठीक से नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी है कि नहीं। तो हम लोग फालतू कभी गप्पे सप्पे मारने लग जाते हैं, कभी फालतू टेंशन लेके सोचते वैसे बैठे कि 1 घंटा पुस्तक सामने रखी है, आधा पौन घंटा ऐसे ही निकल जाता है। सबके साथ होता होगा, मेरे साथ तो होता था, ठीक है। और या फिर कभी मोबाइल लेके बैठ गए, कुछ रील्स देखने बैठ गए, तो डिग 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 करके 1 घंटा, पता चल रहा है कि सर भी भारी हो गया, 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। फिर होश आता है कि अरे पढ़ाई करना था कुछ, फिर पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो ऐसा सबके साथ होता होगा। तो यहाँ पे आपदा प्रबंधन का मतलब समझ में आ गया आपका। आपदा प्रबंधन का मतलब क्या हो गया कि हम आपदा के प्रभाव, आपदा को कंट्रोल, प्राकृतिक आपदा को खास करके कंट्रोल नहीं कर सकते, मानवीय आपदा तो हमारे हाथ में है। जो भी युद्ध हो रहे हैं ये तो सब आपके क्या है, राजनीतिक रूप से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए हो रहे। तो मानवीय, जो मानवीय गलतियां हैं उसको तो हम लोग सुधार सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ अच्छे से मेजर्स लेकर के, आपका सेफगार्ड सुरक्षा उपाय करके। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को कंट्रोल या रोक नहीं सकते हैं। तो इसका हमारे पास एकमात्र ऑप्शन क्या बचता है कि हम पहले से अपनी तैयारी ऐसे रखें कि होने वाला नुकसान क्या हो, कम से कम हो। तो आपदा प्रबंधन का मतलब सीधा सा क्या हो गया कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता है ना, प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन एक उपयुक्त रणनीति बना करके उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका जो है एक उपयुक्त रणनीति, प्रॉपर स्ट्रेटजी, रणनीति, योजना, प्लानिंग, जो भी वर्ड यूज करना चाहे, योजना या नियोजन करके, नियोजन कर उसके प्रभाव को, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आ रही बात समझ में। इंग्लिश में आपका जो है वी कांट स्टॉप द नेचुरल, है ना, हैजार्ड्स, है ना, आपदा। और अभी मैं एक वर्ड और बताऊंगा, ये डिजास्टर है। एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं हैजार्ड्स और डिजास्टर, ये दोनों में डिफरेंस भी है। हिंदी में तो हैजार्ड्स को संकट बोल देते हैं और डिजास्टर का आपदा या विपदा, जो भी वर्ड यूज करना है वो कर देते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो भी देखेंगे हैजार्ड्स और इसमें क्या डिफरेंस है। तो वी कांट स्टॉप द नेचुरल हैजार्ड्स बट विथ प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग, है ना, प्रायर प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी, वी कैन रिड्यूस द इट्स इम्पैक्ट। समझ रहे हो ना आपका जो है। तो जो प्रॉपर योजना है, रणनीति है, ये क्या कहलाएगी, या मेथड क्या कहलाएगी आपकी जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाएगी, आपदा प्रबंधन कहलाएगी। समझ पा रहे हो ना भाई, समझना है, आंख मूंद के रट के लिखने वाला कुछ भी नहीं यहाँ पर भी। तो आपदा प्रबंधन का मतलब क्या हो गया कि प्राकृतिक आपदाओं को हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते, कंट्रोल मतलब उसको रोक नहीं सकते, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ यदि हम पहले से तैयार रहे, प्रिपेयर्डनेस हमारी अच्छे से रहे उन आपदाओं से निपटने के लिए, तो हम उसके प्रभाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यह जो रणनीति है, योजना है, वो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, आप क्या जो है उपयुक्त रणनीति को ही आपदा प्रबंधन कहेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट कहेंगे। आई बस समझ में, क्लियर पॉइंट। तो दोनों शब्द जो है हमारे सिलेबस के वो समझ में आ गया। आपदा क्या होती है और उसका प्रबंधन का मतलब क्या हो गया कि इन आपदाओं को अच्छे से मैनेज करके हम उसके प्रभाव को क्या कर सकते हैं,
कम कर सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या हो गया आपका जो है, आपदा के प्रभावों को कम करना, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिसास्टर। आ रही बात समझ में? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये हो गया। अब यहाँ पे हैजर्ड्स और डिसास्टर में क्या डिफरेंस है बताओ। ठीक है, चलो सोचा उसके हद तक, और आगे बताओ बाकी लोग। सोचो, मैंने कहा ना कि सोचा करो, कुछ दिमाग को चलाया करो काम के क्षेत्र में। फालतू चीज़ों में तो दिमाग अपने आप चलते रहता है, उसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है ना, फालतू चीज़ों के लिए वो दिमाग अपने आप दौड़ते रहो, चलते रहते हो, वहाँ पे एफर्ट नहीं लगाना है। लेकिन अच्छी चीज़ों को सोचने के लिए, अच्छी चीज़ों को विचार में लाने के लिए सोचना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। तो संकट और, ठीक है, तो होता क्या है कि आप, संकट तो एक कारण हो गया, और उसके कारण से जो नुकसान होगा उसका प्रभाव क्या कहलाएगा, जन धन की हानि होगी तो वह आपदा कहलाएगी, है ना। जैसे मैंने कहा कि यदि भूकंप जो है निर्जन क्षेत्र में आता है, निर्जन का मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो भूकंप तो एक नेचुरल हैजार्ड हो गया, संकट की स्थिति है। लेकिन जब यह निर्जन क्षेत्र में आया तो वह डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कोई रहता ही नहीं है, भूकंप आया किसी का नुकसान ही नहीं हुआ, तो वो आपदा नहीं कहलाएगी। लेकिन जब इसी भूकंप के कारण से कई सारे लोग, जन धन की हानि होगी, तब वह क्या कहलाएगा आपका जो है, तो जन धन की हानि होगी बड़ी मात्रा में, लार्ज स्केल पर, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड पब्लिक एंड प्रॉपर्टी इन लार्ज स्केल, देन इट कन्वर्ट्स इनटू द डिसास्टर। आ रही बात समझ में? समझ पा रहे हो? तो हैजर्ड्स का मतलब हो गया, हैजर्ड्स या उसमें कोई भी नेचुरल हैजर्ड्स। तो हैजर्ड्स का मतलब होता है कि वह घटना कोई भी प्राकृतिक या मानवीय घटना कुछ भी हो सकती है, वह प्राकृतिक या मानवीय घटना जिससे वृहद मात्रा में जन धन की हानि की संभावना बनी रहती है। इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिएगा, वह प्राकृतिक या मानवीय घटना, वह प्राकृतिक या मानवीय घटना जिसके कारण या जिससे, वह प्राकृतिक या मानवीय घटना जिससे या जिसके कारण वृहद मात्रा में जन धन की हानि की संभावना बनी रहती है, उन घटनाओं को हम लोग क्या कहेंगे, हैजर्ड्स कहेंगे। आ रही बात समझ में? दोष नेचुरल और मैन मेड फिनोमिना, incidents which can be occurred, loss of life and property in large scale। आ रही बात समझ में? आ रही ना बात समझ में? संभावना बनी रहती, हो जरूरी नहीं है, जब हो जाएगी तब आपदा में हो जाएगी, है ना। जब उसके कारण से जब जनधन की हानि हो जाती तब वो क्या कहलाएगी, आपकी आपदा कहलाएगी। जैसे मैंने कहा ना कि भूकंप, बाढ़, सूखा ऐसे क्षेत्रों में आती जहाँ पे लोग ही नहीं रहते, जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ है ना। मरुस्थलीय क्षेत्रों में यदि भूकंप आ गया तो उससे होने वाला नुकसान जीरो होगा भी तो बहुत थोड़ा बड़ा, 2 4 10 लोग मर भी गए तो तब तक वह क्या कहलाएगी, आपकी हैजर्ड्स ही कहलाएगी, नुकसान कम होगा, है ना। जब बड़ी मात्रा में होता है तो वह हैजर्ड्स बन जाएगा। लेकिन वही जब दिल्ली में आ गया, बिलासपुर के 20 शहर में तीव्र भूकंप आ गया 7 से ज्यादा, ठीक है। हालांकि हम लोग सबसे सेफ जोन में, छत्तीसगढ़ का जो रीजन है आपका इंडिया में, है ना, छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, मान लो छत्तीसगढ़ हमारा जो है नेचुरल
फिनोमिना या इंसिडेंस की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सेफ जोन में हम लोग। यहाँ पे भूकंप की संभावना बहुत कम है। बाढ़ वगैरह थोड़ा बहुत कभी कभार बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बारिश वगैरह हो गई तो नदी के साथ साथ जो शहर वगैरह है वहाँ पर थोड़ा बहुत संभावना रहती है, जैसे बस्तर उस्तर साइड में बीच में है ना, उसमें भी मानव की गलती है कहीं ना कहीं जो है, अभी तक उसको ठीक से उन्होंने डेवलप नहीं किया है। तो हम लोग सबसे सेफ जोन में भारत की रहने की दृष्टि से देखा जाए तो नेचुरली यहाँ पर भूकंप ज्वालामुखी वगैरह की संभावना न के बराबर है। सूखा उखा भी बारिश वरिश कम हो गई तो बात अलग है, लेकिन संभावना कम है। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि हैजर्ड्स का मतलब क्या हो गया, संभावना रहती है कोई भी वह घटना जो बड़ी मात्रा में क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, तो वह कोई भी घटना क्या कहलाएगी, हैजर्ड्स कहलाएगी। जब उससे नुकसान हो जाता है तब वह क्या कहलाएगी, आपदा कहलाएगी। पहला पॉइंट लिख लेंगे आराम से, जब उससे नुकसान हो जाता है। एग्जाम्पल से समझा देंगे, यदि भूकंप भूकंप हो या ज्वालामुखी हो या बाढ़ हो या सूखा हो, ऐसे क्षेत्र में आता है जहाँ पे लोग नहीं रहते है ना, बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, तो उससे होने वाला नुकसान क्या होगा, बहुत ही कम होगा, तब तक वह हैजर्ड्स है। लेकिन जब उसी के कारण से बहुत कई सारे आपके जनधन की हानि होती है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होती, तब वो आप आपदा बन जाएगी। उसके अलावा दूसरा वही, इसमें नुकसान कम होता है डाल सकते हो, नुकसान कम या कम नुकसान, और इसमें डेफिनेटली क्या होगा आपका जो है अधिक नुकसान होता है। तो ये कभी क्वेश्चन आया है, शायद पूछा भी है कि हैजर्ड्स और डिजास्टर में क्या डिफरेंस है, तो ये मेन बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, बाकी तो कहानी है, आगे बस समझ में। तो ये हो गया आपका जो है आपदा क्या होती है, और आपदा और हैजर्ड्स में क्या डिफरेंस है। फिर आपदा का कारण पूछेगा तो भी समझ में आ गया, कुछ प्राकृतिक कारण होंगे तो प्राकृतिक आपदा कहलाएगी, और मानवीय कारणों से होता है तो मानवीय आपदा कहलाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई किसी को कोई समस्या नहीं होगी, इजी टॉपिक लग रहा होगा, ठीक है ना। अब आते हैं एक सामान्य कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आपदा प्रबंधन में होता क्या होगा, उसी को फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। पहले तो आपदा प्रबंधन में बताओ, आपदा के प्रभाव को, कहाँ जाओ, ठीक है, आपदा के प्रभाव को ठीक है कम करना हो तो क्या करोगे बताओ। बताओ, सोचो राहुल बाबू। क्या हो गया था तुम्हारा, एक्सीडेंट वगैरह हो गया बता रहे थे, कैसे एक्सीडेंट हो जाता है। चलो, स्वीकार तो किया कि लापरवाही से होता है, ठीक है। देखो मैंने कहा एक्सीडेंट दो तीन कारणों से होता है। एक्सीडेंट होने के पीछे एक तो पहला है कि ड्रिंक करके चलाते हो गाड़ी, तो संभावना हमेशा बनी रहेगी। दूसरा, जैसे आपने कहा केयरलेसली की, है ना, केयरलेस होकर के चलाते हो तो संभावना बनी होगी। तीसरा होता है कभी सुबह सुबह 4-5 बजे, 3-4 रात भर गाड़ी चलाते, कभी फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं, हो सकता है बाइक भी रात को चलाओ, तो नींद के कारण से हो सकता है। एक कारण जो है सुबह सुबह जो एक्सीडेंट्स होते हैं जनरली नींद के कारण से होते हैं। 100-120 की गाड़ी रहेगी, कब झपकी मारी और गाड़ी, ठीक है। तो मोस्टली जो मॉर्निंग, इसलिए मैं कोशिश किया अभी तक कि मुझे रात के 2 बजे के बाद ट्रेवलिंग नहीं करता गाड़ी। ऐसे तो मैं खुद 11 बजे गाड़ी नहीं चलाता, 11-12 से बाद बिल्कुल नहीं चलाता हूँ, क्योंकि मालूम और सोने का टाइम मेरे को नींद आएगी। ठीक है, और मैं रात भर कभी ट्रैवलिंग के लिए, कई लोग बोलते हैं कि रात भर ड्राइवर ड्राइवर भी है तो भी नहीं चलाता। मैं मालूम है कि ड्राइवर भी इंसान है, उसको भी कब झपकी आएगी और गाड़ी किधर से किधर उड़ेगी पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरा अपना एक वसूल है कि मैं भले ही रात को गाड़ी में ही रात को कहीं रोक करके सो जाऊंगा, रोक लूंगा, लेकिन 2 बजे के बाद या 1 बजे के बाद, है ना, खास करके सुबह का जो टाइम होता है 2 से 4-5 बजे वाला, वो सोने का टाइम है हर किसी व्यक्ति का। तो उस समय तुम गाड़ी चला रहे हो तो नींद की पूरी संभावना बनी रहती है कि नहीं। तो वो वाला टाइम हमेशा
अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि उस समय चाहे ड्राइवर कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, तो भी मालूम है कि इंसान है, कब नींद आ गई और उड़ गया पता नहीं। तो एक तो कारण ये हो सकता है। और तीसरा जो है, जो स्टडीज, साइकोलॉजिकल स्टडीज हुई है, आपका आदमी किसी कारण से गुस्से में होता है, क्रोध में ना। जैसे अमेरिका अमेरिका में देखा कि स्टडी के द्वारा सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो होते हैं इसके कारण से होते हैं, क्योंकि उन लोग पीते पाते तो लिमिट में है ठीक है। तो इसके कारण भारत में जो होते हैं इसके कारण ज़्यादा होते हैं, और केयरलेसनेस के कारण से, ठीक है। लेकिन अमेरिका वगैरह में देखा कि स्टडी में कि सबसे ज़्यादा जो होते हैं वह किसके कारण से होते हैं, गुस्से में। कि गुस्से में किसी कारण से लड़ लिए, घर से लड़ के निकल लिए, और फिर एक्सीलेटर दबाए जा रहे हैं, अब क्या जो है गुस्सा निकाल रहे किस पर, एक्सीलेटर पर तो फिर स्पीड आपकी, तो और गुस्से में भी दिमाग कहीं ना कहीं क्या होता है, पूरा संतुलित होता नहीं है, तो इसकी संभावना रहती है। तो तुम लोग का भी अनुभव होगा। तो इसीलिए, और फिर मैंने कहा कि साइकोलॉजिकली आप लोग, जैसे होता है क्या कि हम लोग फेसबुक देखते हैं, या उसमें बहुत सारे कई लोग की आदत होती है वो एक्सीडेंट वाले सीन ही देखते रहते हैं, है ना, कैसे एक्सीडेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको देख कर तो उनके दिमाग में बढ़ जाता है, और आपके साथ फिर से वो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी नेगेटिव चीज़ों को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें फिर आप अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हो, उस चीज़ को क्या कर रहे हैं अपनी ओर। ये फैक्ट्स है, मैंने फिर से कहा कि ये बार बार जो चीज़ों को देखोगे वही चीज़ें फिर कहीं ना कहीं आपके आसपास होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो हम लोग जानबूझ, इसलिए कभी भी एक्सीडेंट्स वाले वीडियो ऑडियो आते हैं, मैं तो न्यूज़ में भी कोशिश करता हूँ कि खराब न्यूज़ देखूँ ही नहीं। जैसे खराब न्यूज़ आती है चेंज कर देता हूँ, जिसने उसको मार दिया, उसने उसको कर दिया, ये सब जैसी न्यूज़ आती है, ठीक है, मैं उसको तुरंत क्या कर देता हूँ, क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं इसका मतलब हमारा माइंड उसको लेकर के, और रात को तो बिल्कुल सोने से पहले नहीं देखना चाहिए, तो रात में फिर वही चलते रहेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिसको आप फॉलो करोगे तो ये सब जो छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। एनीवे, आपदा प्रबंधन में हमेशा याद रखना है तीन। एक तो आपदा से पहले, आपको सोचना है कि आपदा से पहले, है ना, किसी भी आपदा प्रबंधन की रणनीति में तीन स्टेज होते हैं मेन देखेंगे तो। किसी भी आपदा प्रबंधन की स्ट्रेटजी में, प्लानिंग में तीन स्टेज होंगे, तीन स्टेज। एक होगा आपदा से पहले, बिफोर, है ना, डिसास्टर या बिफोर हैजर्ड्स। आपदा आने से पहले क्या कर सकते हैं, वो पूरा पहले से प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए, प्रिकॉशंस, प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरे होने चाहिए, सावधान आप कह जो है। दूसरा, आपदा के दौरान ड्यूरिंग द डिजास्टर। और तीसरा होता है आपदा के पश्चात। तो मेन ये तीन स्टेज, यदि आपने तीनों स्टेज को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे से पॉलिसी बना ली, एक आपके पास अच्छे से पहले से प्लानिंग तैयार हो तीनों स्टेजेस को लेकर के, तो आपदा का प्रभाव कम हो जाएगा, हो ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब बताओ आपदा से पहले क्या क्या करोगे। कोई भी आपदा सोच लो, भूकंप, ज्वालामुखी, वॉल्केनो, बाढ़, सूखा, जो भी सोचना है सोच सकते हो। तो ठीक है, वो तो रीसेटलमेंट यहाँ पे आएगा यार। हाँ उसको, तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला है कि यदि आज की डेट में यदि भूकंप को हटा दिया जाए, तो सभी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली लगभग हमारे पास डेवलप्ड है। तो एक पूर्व चेतावनी प्रणाली, एक हमारे पास पहले से क्या होना है, सटीक, अप्रोप्रिएट या प्रॉपर या सटीक पूर्व चेतावनी प्रणाली होना चाहिए सभी देशों के पास, है ना। अर्ली वार्निंग सिस्टम, ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिस्टम, समझ गया ना भाई। तो मैंने कहा कि भूकंप को हटा दो, भूकंप को एक्सेप्ट, भूकंप को छोड़कर बाकी सभी की भविष्यवाणी या चेतावनी हम पहले से क्या कर सकते हैं, भूकंप को छोड़ दो तो बाकी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, साइक्लोन की भी कर सकते हैं आज की डेट में, है ना, कब कब कहाँ कहाँ पहुँचने वाला है, फ्लड्स, आपका जो फ्लड्स हो गया, ड्राउट्स हो गया, इन सब की हम लोग क्या कर सकते हैं, वार्निंग या प्रेडिक्शन कर सकते हैं।
तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो भी आपदाएं आ सकती है उन क्षेत्रों में, उनके लिए पहले से हमारे पास क्या होना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम जितना अच्छा मजबूत होगा नुकसान होने की संभावना उतनी ही कम होगी, क्योंकि हम पहले से वार्न कर देंगे कि भैया भूकंप तो नहीं, छोड़ दो उसको, चेतावनी बाढ़ आने वाला है अगले महीने में, तेज बारिश होने वाली हिमालय रीजन में। तो इसके कारण से जो निचले क्षेत्र है जहाँ जहाँ पे नदियों के साथ साथ बसे हुए वहाँ पर उनको पहले से हटा देंगे चेतावनी दे करके, तो नुकसान होने की संभावना क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। आगे बस समझ में। दूसरा बताओ, प्रॉपर सोचो, एक कॉमन मेन टाइप के नहीं सोचना, थोड़ा सा प्रशासनिक अधिकारी टाइप का सोचना है ना, कॉमन आदमी टाइप के नहीं सोचना है। ये मान के चलो मैं प्रशासनिक अधिकारी बन गया हूँ, कलेक्टर, अपने आप को कलेक्टर बना के सोचो कि कैसे कंट्रोल करोगे आपदा से पहले। क्या भूमिका, बहुत दिनों बाद है, ओके। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्लास के लिए आए स्पेशली, या फिर आज से कंटिन्यू करना है? ठीक है, पहले ठीक है। आपका फाइनल ईयर कौन सा ईयर है? फाइनल। चलिए, तो रेगुलर क्लास अब जो बचा हुआ है पूरा का पूरा निपटा ही लो। तो आप क्या जो है, एक ये हो गया। दूसरा बताओ, है ना, दूसरा हम लोग कहते हैं मानचित्रण, मैपिंग, है ना। मानचित्रण का मतलब क्या समझे? हम्म, हाँ, मानचित्रण का मतलब है कि कौन कौन से क्षेत्र किन किन प्राकृतिक आपदाओं से संभावित क्षेत्र है ना। जैसे पूरा भारत है, तो पूरे भारत भूकंप संभावित क्षेत्रों में हमने भूकंप जोन में डिवाइड कर रखा है ना। कौन से क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है, कौन से क्षेत्र में सूखा आ सकता है, इसका पहले से हम निर्धारण करके रख देंगे, तो उन क्षेत्रों में पहले से उस तरीके से बचाव के उपाय करेंगे, है कि नहीं। तो मानचित्रण का मतलब है कि आपका जो है कौन कौन से क्षेत्र किन किन आपदाओं से, और उसकी तीव्रता भी, कितनी तीव्रता की संभावित क्षमता है आपकी जो है, कौन कौन से क्षेत्र किन किन आपदाओं से एवं या तीव्रता के आधार पर आगे लिख, आपदाओं से संभावित क्षेत्र है उनका, उनकी तीव्रता के आधार पर, तीव्रता के आधार पर मानचित्रण। आ रही बात समझ में? मैपिंग ऑफ, मैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ऑल रीजन्स according to their occurrence of natural hazards। आ रही बात समझ में कि कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी आपदाएं आ सकती है, कैन बी अकर्ड। आ रही ना, समझ में आ रहा है ना भाई? एकदम बहुत ही कॉमन है, बस कॉमन सेंस, बस उसको मैं एक रास्ता दिखा रहा हूँ, बाकी तो समझने लायक कोई बात नहीं है, लेकिन सोचने का तरीका आपको दे दे रहा हूँ, तो कोई भी आंसर आप आराम से लिख लोगे। तो मानचित्रण करके पहले से रखेंगे तो हमें उसमें भी तीव्रता के आधार, जैसे भूकंप का हमने पढ़ा था, भूकंप जोन, कितने भूकंप जोन पढ़े थे, है ना, 5 पढ़े थे, लेकिन 4 है बताया था ना, है ना। जोन, जोन जो है आपके 4 है, नेमिंग भले उसका 3 2 3 4 5 हुए आपका जो है। तो हमने देखा था 5 वाले कौन से है, 4 वाले कौन से, 3 वाले कौन से, देखा था भूकंप जोन, अर्थक्वेक जोन, है कि नहीं। तो तीव्रता के आधार पे होने से क्या होगा कि जो 5 वाले हैं, 4 वाले ज़्यादा खतरनाक है, तो पहले हम इन क्षेत्रों के लिए प्लानिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि हर एक साथ सब जगह पे एक साथ काम नहीं हो सकता है ना। आप लोग भी काम का बंटवारा जब करते होंगे तो प्रायोरिटी फिक्स करती है कि हाँ ये काम पहले निपटा दे, ये काम पहले निपटा दे, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे, सब काम एक साथ करने लगोगे तो, है कि नहीं। तो इस तरीके से जब इंटेंसिटी के बेस पर हमारे पास पहले से मैपिंग अच्छे से हो रखी है, और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मालूम है कि
हर साल बिहार, असम, ये सब क्षेत्र क्या होते हैं, फ्लड प्रोन एरिया से, तो वहां पर अलग से आपका जो है फ्लड कंट्रोल करने के लिए हर साल मालूम है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3-4 महीने बारिश होती है और इन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, तो पहले से हम अलर्ट रहेंगे वहां पर आपका जो है ना, कहाँ पे ड्रॉट की पॉसिबिलिटीज है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मानचित्रण हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेल्पिंग हो जाता है आप क्या जो है, ताकि उसके अकॉर्डिंग पहले से क्या रहे वहां पर अलर्ट रहे। तो एक मानचित्रण हो गया। और बताओ। हाँ, तो उसमें आप क्या जो है पूर्व चेतावनी, सॉरी, आपदा आने से पहले हम जो भी आपदाओं, तो आपदा रेजिस्टेंस है ना, आपदा प्रतिरोधी संरचना कहते हैं हम उसको, आपदा प्रतिरोधी संरचनात्मक विकास, है ना, कम शब्दों को इस तरीके से, ये वर्ड भी मैंने पहली बार ही सोचा है अभी, आपदा प्रतिरोधी संरचनात्मक विकास, डिसास्टर रेजिस्टेंट, डिसास्टर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इस शब्द में सब आ गया। डिजास्टर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मतलब जैसे भूकंप आ रहा है तो भूकंप रोधी मकान पहले से बना के रखे हम लोग, कि घर जो भी सेटलमेंट वहां पर हो तो वहां पे कंपलसरी कर दो। जैसे दिल्ली है, अभी अभी कुछ क्षेत्रों में कंपलसरी किया है, वो भी कितने अच्छे से फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे भगवान जाने, लेकिन मैंने कहा ना दिल्ली 4 तीव्रता में आता है, हिमालय के निकट है, लेकिन वहाँ के जो स्ट्रक्चर है कुछ पॉस एरिया को छोड़ दो तो सब भगवान भरोसे चल रहे। जहां से मैंने कहा 6 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आया, ठीक है, तो तुम लोग के लिए फायदेमंद है। ठीक है, कंपटीशन आधा खत्म हो जाएगा तुम लोग का, क्योंकि जो स्टूडेंट्स रहते हैं खासकर हिंदी बेल्ट वाले, हिंदी मीडियम वाले बेचारे हमेशा वही लोग पिसते ज़्यादा है। तो मुखर्जी, आप मुखर्जी नगर तो ठीक एरिया है, आपका नेहरू विहार, गांधी विहार, वजीराबाद, ठीक है, इसमें इतने कंजस्टेड बिल्डिंग्स वगैरह है कि भूकंप 6 से ज़्यादा का आया तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एरिया से, एक क्रिश्चियन कॉलोनी है वहाँ पे जहाँ से मैं बहुत शुरुआत में बहुत दिनों तक, एक 2-3 साल तक वही रहा था, क्रिश्चियन कॉलोनी। पहले वहाँ पे कब्रिस्तान था बोलते, बाद में कॉलोनी बनी क्रिश्चियन कॉलोनी। तो अब तो 3-3, 4-4, 5-5 मंजिला बिल्डिंगें बन गई है, हम लोग के समय नहीं थी उतनी। और गलियाँ इतनी इतनी चौड़ी है बस, इतनी गड़ी चौड़ी गली में घुसो, इधर एक बिल्डिंग का रास्ता अंदर घुसने का, दूसरा इधर से इस रास्ता है। अब सोचो वहाँ पे भूकंप आएगा तो कहाँ से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे। ठीक है, खुले में जाने के लिए भी निकलने तक आपका जो मौका नहीं रहेगा। और वो भी एक एक ईंट की दीवार बनी हुई है। ठीक है, एक एक ईंट की क्या बनी हुई है, दीवार। तो पूरा डिस्ट्रक्शन होना ही होना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपदा प्रतिरोधी संरचनात्मक विकास, जैसे भूकंप है तो भूकंप रोधी मकान, है ना, बाढ़ संभावित क्षेत्र है तो पहले से हम नदियों के किनारे इन सबको सेटलमेंट को क्या करने की जरूरत है आपके जो है ना, मैंने जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे कि नदी के द्वारा जो बाढ़ आना प्राकृतिक घटना है, लेकिन उसके द्वारा जो विनाश हो रहा है वो मानवीय कारणों से हो रहा है ना। पानी जब बारिश ज्यादा होगी तो नदी का पानी तो फैलेगा ही। अब जहां तक फैलता है उसके बीच में आपने घर बना लिया है तो नदी की कोई गलती थोड़ी है। तो हमारी सेटलमेंट पॉलिसी, हमने लालच में वहां पर क्या बना लिया आपका जो है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट प्लेसेस है, तो वहां पे क्या किया, जमीन पर्यटन के कारण से जमीन को जितना ज़्यादा कब्जा कर लो और घर बना लो, रिजॉर्ट्स बना लो, होटल्स बना लो नदी के किनारे किनारे। अब नदी किसी कारण से नदी में बारिश ज़्यादा हो गई तो फिर वही काटते काटते, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है अभी वह किसके कारण से, मानवीय कारणों से। हाँ, केदारनाथ तो ये मानवीय कारणों से है नुकसान जो हो रहा है, बाकी तो इसलिए कहा जाता है कि बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है ना। बाढ़ क्या है आपके जो है, एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन उससे होने वाला जो नुकसान है वह क्या है, मानवीय आपदा है। तो क्वेश्चन आया भी था कि बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन या बाढ़ जो मानवीय आपदा में कैसे परिवर्तित होती है। तो आपदा प्रतिरोधी संरचनात्मक विकास वह पहले से हमारे पास क्या होना चाहिए। और बताओ, आपदा से पहले क्या करोगे।
हाँ, उसको हम लोग कहते हैं सामुदायिक प्रशिक्षण। मतलब उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, समुदाय को पहले से ही सामुदायिक प्रशिक्षण। इसका मतलब कम्युनिटी ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या होता है, अब बाढ़ आ गई, अब राहत सामग्री दिल्ली से या राज्य स्तर पे जहाँ पर भी उसके सेंटर से, हेडक्वार्टर से, वहाँ तक पहुँचने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तब तक तो भूकंप और बाढ़ अपना काम कर चुके होंगे। तो जिन क्षेत्रों में जिस आपदा की संभावना है, उन क्षेत्रों के कई सारे लोगों को जो है पहले से ट्रेनिंग दे के रखा जा सकता है कि यदि भूकंप आ गया तो कैसे कैसे बचाव करना है कि नहीं। बाढ़ आ गया तो सहायता का इंतजार जब तक आएगा तब तक आएगा, लेकिन उससे पहले आप खुद से पहले से एक्टिव होकर के क्या क्या कर सकते हो। आई ना बात समझ में। तो कुछ लोगों की जाने और कुछ लोगों को ज़्यादा बचाया जा सकता है। देखो, धन का नुकसान तो जो होना है उसको रोक नहीं सकते, लेकिन इंसान का नुकसान तो कम कर ही सकते हैं, है कि नहीं। तो सामुदायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था, जो भी हमारे पास आपके जो है जो बचाव सामग्री होती है उसके भी स्थानीय क्या बनाने की जरूरत है आपके जो है ना। सामुदायिक स्थानीय प्रशिक्षण, एक वर्ड और लिख सकते हो, सामुदायिक स्थानीय प्रशिक्षण। अलग अलग स्थानों के लोगों को कम्युनिटी लोकल ट्रेनिंग। तो समझ जाएंगे, अलग अलग लोकल्स लोगों को भी क्या करके रखेंगे हम लोग, ट्रेनिंग दे करके रख सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है कि नहीं। फिर बचाव सामग्री, जो भी आपकी बचाव सामग्री है उसका स्थानीय केंद्र बनाने की ज़रूरत है। लोकल केंद्र, जहाँ जहाँ जो संभावना है, लोकल सेंटर्स फॉर आपके जो है सेफगार्ड, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, सुरक्षात्मक उपाय है, सेफगार्ड मेजर्स उनकी पहले से, जैसे बाढ़ क्षेत्र है तो वहाँ पे पहले से आपकी जो भी नावें वगैरह होती है, प्लास्टिक की नाव, ठीक है, एक दूसरे स्थान ले जाने के लिए पहले से वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, डिप्लॉयड कर सकते हैं, पहले से वहाँ पे उन क्षेत्रों में रख सकते हैं जहाँ पे हर साल बाढ़ की संभावना है, हर है ना। जहाँ कभी कभार अचानक से आ गए तो बात मुश्किल है, लेकिन पहले से जहाँ पे आ रही है वहाँ पर हम इस तरीके से व्यवस्था करके रख सकते हैं, नहीं सकते हैं। तो फिर जैसी बाढ़ आएगी वहाँ के लोग उसका यूज करके लोगों को बचा सकते हैं, है कि नहीं। तो कई सारे जो भी अत्याधुनिक आपके चीज़ें हैं उसको भी वहाँ पर पहले से प्रशिक्षण दे करके रखा जा सकता है। और क्या आएगा, है ना, अत्याधुनिक, वही आपका अत्याधुनिक अत्याधुनिक जो है, जो भी हमारे पास क्या बोल सकते हैं उसको, अत्याधुनिक तकनीक का विकास और उसका प्रशिक्षण पहले से दे के रखा जाए, एवं प्रशिक्षण दे करके, ताकि तकनीक तो रखी हुई है लेकिन इसको चलाना ही नहीं आता तो क्या करोगे तो इसलिए पहले से उसको ट्रेनिंग दे करके भी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और बताओ क्या हो सकता है ना। कुछ पहले से शेल्टर्स बना के रखा जा सकता है ताकि लोगों को तुरंत वहाँ पे, है ना, बच्चों को भी ट्रेनिंग वगैरह डाल सकते हो। सामुदायिक प्रशिक्षण में सब आ जाता है, बड़े बूढ़े बच्चे बुजुर्ग महिला सबको प्रशिक्षण दे करके रखो भाई कि यदि भूकंप आ गया तो कब क्या करना है क्या नहीं करना है, बाढ़ आ गया तो कब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सामुदायिक भागीदारी इसी को कहते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से, और फिर से जो है पहले से कुछ आश्रय स्थल बना करके रखने की जरूरत है, शेल्टर हाउस, आश्रय स्थलों, कई कुछ आश्रय स्थलों का विकास, शेल्टर हाउसेस, शेल्टर होम्स, ताकि जैसी कुछ आपदा की संभावना दिखे सबको वहाँ पे स्थानांतरित कर सके, ट्रांसफर कर सके, है कि नहीं। और बताओ अपने हिसाब से, तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया पॉइंट्स। और तुम लोग क्या कर सकते हो, सोचो, आपदा आ गई, अब वहाँ पे फंसे हुए हो, अब सोचो कोई आपदा आ गई और आप वहाँ पे फंसे हुए हो तो और क्या करोगे।
और कुछ करने की ज़रूरत है इसके अलावा? तो बोले हम क्या करेंगे, जो करना है आपदा करेगी अब तो। जो करना है आपदा करेगी। और कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं? चलिए, आएगा तो सोच के डाल देना, जितने पॉइंट्स काफ़ी है वैसे एग्ज़ाम पास होने के लिए। ठीक है, इतने पॉइंट्स भी डाल देंगे तो समझ जाएगा कि आप समझदार इंसान है, प्रशासक बनने लायक सोचने की क्षमता रखते हैं। दूसरा है आपदा के दौरान। आपदा आ जाए तो क्या करोगे? बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं आपदा करेगी, है कि नहीं? अब आ जाओ, आपदा के दौरान क्या करोगे? बताओ भाई, पॉइंट्स बताओ, सोचो। आपदा आ चुकी है, अब वहां पे तुम फंसे हुए हो। ठीक है, बाकी जो ट्रेनिंग व्रेनिंग दी गई तो तुरंत एक्टिव हो ही जाएंगे आपके जो है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, पहले खुद को ही बचाओगे तब दूसरों को बचाओगे। ठीक है ना? हाँ। तो फिर से यहाँ पे सबसे पहला तो सामुदायिक सहयोग, है ना, कम्युनिटी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मत बोलना कि हिंदू है तो हिंदू को ही बचाएंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम को बचाएंगे बेचारे, है ना? ऐसी स्थिति में धर्म जाति देख के मत बचाना। तो कुछ लोग तो वहाँ पे वैसे ही करोगे। है कि नहीं? कुछ मानसिकता वाले लोग रहेंगे वहाँ पर भी वैसे ये सोच के काम करेंगे कि नहीं, हम पहले हिंदू को बचाएंगे, पहले मुसलमान को बचाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप लोग मानव मानव नहीं हुए हैं। चलिए, तो सामुदायिक सहयोग के साथ तुरंत आप क्या क्या कर सकते हैं? आप क्या जो है सक्रिय सामुदायिक सहयोग के साथ त्वरित अनुक्रिया, इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स विथ कम्युनिटी कोऑपरेशन के साथ में आप क्या जो है, फिर आपका वही है, बाकी तो गवर्नमेंट करेगी। जैसे आज की डेट में हमारे पास तुरंत जो है एनडीआरएफ की टीमें पहुंच जाती है, कुछ लोकल भी होती है, एनडीआरएफ सक्रिय हो जाती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, है ना, त्वरित, क्या बोलेंगे आपका, त्वरित रूप से वहाँ पे सक्रिय हो जाती है। डिप्लॉयमेंट का इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड क्या होगा? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, रिस्पांस फोर्स। पढ़ेंगे अभी हम लोग इसको 2005 अधिनियम में। हिंदी में हो जाएगा प्राकृतिक आपदा अनुक्रिया बल। प्राकृतिक आपदा अनुक्रिया, रिस्पांस का होता है अनुक्रिया, बल फोर्स का बल। और डिप्लॉयमेंट का हिंदी वर्ड क्या होगा? प्रतिक्रिया तो खैर अनुक्रिया हो जाता, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयड कर, तैनाती, हाँ। त्वरित, त्वरित तैनाती है, त्वरित, है ना। डिप्लॉयमेंट, एनडीआरएफ तुरंत डिप्लॉयड करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग फोर्सेस, ट्रेंड फोर्सेस है ना। नेशनल डिजास्टर से लड़ने के लिए स्पेशली इनको क्या किया गया है, ट्रेन किया गया। तो डेफिनेटली यही लोग ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। इसके अलावा त्वरित राहत सामग्री, जो भी राहत सामग्री है, राहत सामग्री में सब आ जाएंगे, आपका खाना पीना दवाइयाँ सब आ जाएंगी। इमीडिएट सप्लाई ऑफ, इमीडिएट सप्लाई ऑफ, राहत सामग्री को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? राहत सामग्री, रिलीफ गुड्स, है ना। इमीडिएट सप्लाई ऑफ रिलीफ गुड्स, है कि नहीं? जो भी है रिलीफ, रिलीफ का मतलब राहत, तुरंत सप्लाई, मतलब इसमें सब आ जाएगा, खाना पीना और दवाइयाँ ववाइयाँ जो भी है ना। सिर्फ सामग्री भी नहीं, बाकी जो भी और एक्सपर्ट आपके डॉक्टर्स वगैरह सब आ जाएंगे, ताकि आगे जो है महामारी वगैरह ना फैले। तो त्वरित राहत सामग्री की आपूर्ति करना स्टार्ट होने की ज़रूरत है, जितना जल्दी हो जाए। उसके अलावा फिर से त्वरित, त्वरित इमीडिएट रूप से जो है
जो भी हमारी संचार प्रणाली, विद्युत प्रणाली खराब होगी, उसको संचार विद्युत प्रणाली को सुधारने की जरूरत है, ताकि फिर से व्यवस्था पटरी पे जल्दी लाया जा सके, है कि नहीं। इमीडिएट इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये सब क्या हो जाएंगे, किसी कारण से यदि खराब हो गया तो तुरंत उसको क्या करने की जरूरत है, सही करेंगे तभी होगा, है ना। सड़कें वड़कें खराब हो गई है तो तुरंत उसको फिर से बनाना तुरंत स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके, तभी जो हेल्प हो पाएगा। तो ये हो गया आपका जो है, और बाकी तो वही है, धैर्य बनाए रखे भगवान के नाम पे, कि भगवान, ऐसी स्थिति में भगवान पर ही भरोसा रखना पड़ेगा। लेकिन भगवान यदि भेज देता है हेलीकॉप्टर तो उसमें बैठ के चले जाना, नहीं तो भगवान ही आएंगे बचाने के लिए करते करते, है ना। कहानी सुना है ना भाई, कि बाढ़ आता है तो एक आदमी भगवान पे पूरा भक्त रहता है, भगवान के बचपन से लेके, तो बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है तो भगवान पहले किसी आदमी को भेजता है कि उसको निकाल के लाओ, नहीं, लेकिन बोलता है कि नहीं, भगवान आएंगे तभी जाऊंगा। ठीक है, फिर थोड़ा पानी बढ़ता है तो फिर नाव भेजता है, तो भी नहीं मानता है कि नहीं, भगवान आएंगे तभी जाऊंगा। फिर बाढ़ बढ़ती है तो छत पे आ जाता है, फिर हेलीकॉप्टर भेजता है, तो भी नहीं जाता, बोले कि नहीं, भगवान आएंगे लेने तभी जाऊंगा। और फाइनली भगवान के पास पहुंच जाता है, तो वे भगवान से शिकायत करता है कि तुम्हारा बचपन से एकदम इतना पूजा पाठ और भक्त करने वाला इंसान हो, तुमने बचाने मेरे क्यों नहीं आए। तो भगवान दो थप्पड़ मार के बोलते हैं कि बाकी जो भेजा था किसने, तुम्हारा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उस समय जैसे एक बीच में चक्रवात आया था, साइक्लोन, आंध्र प्रदेश में, तो वहां से हटा रहे थे लोगों को कि आप क्या जो है, लेकिन एक था कि बोले कि नहीं, मैं अपना नाव छोड़ के नहीं जा सकता, अपना घर छोड़ के नहीं जा सकता, मतलब वो इस तरीके से बात कर रहा था मीडिया के सामने। तो मैं सोच रहा था कि जान ही नहीं बचोगी तो नाव और तुम घर को क्या कर लोगे भाई। तो ऐसे बेवकूफ़ लोग भी दुनिया में होते हैं ना भाई। तो डेफिनेटली जब मालूम है कि लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, तो इस छोटी मोटी मोह माया में, ठीक है, जो भी घर में कैश वैश पड़ा है, ज्वेलरीज वगैरह है, जो भी लगता है कि ले जाया जा सकता है, उसको ही बस पैक कर सकते हो। और उसके बाद पहले तो जान बचाओ, जान बचेगी तो और कमा लोगे। ठीक है, अब जान ही नहीं बची तो कमाई हुई चीज़ को भी रख के क्या कर लोगे। तो इतनी समझ तो होनी चाहिए ना भाई, लेकिन मैं देखा है कि वो जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे लोग भी दुनिया में मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है, उस समय जो है आपको तुरंत बचने के उपाय करने की सोचना है। आपदा के पश्चात क्या करोगे, आपदा के पश्चात क्या करोगे, सीधी सी बात है, पुनर्वास, है ना। तुरंत पुनर्वास, आप क्या जो है त्वरित पुनर्वास, पुनर्वास के लिए पूरा तुरंत सक्रिय हो जाना है। त्वरित पुनर्वास के लिए क्या होने की जरूरत है, सक्रिय होने की जरूरत है, एक्टिव होने की जरूरत है। आ रही बात समझ में। फिर कई सारे लोगों का, बच्चों का, बूढ़ों का आपस में बिछड़ जाते, तो मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, विश्लेषण करने के, मनोविश्लेषण के द्वारा उनके मनोस्थिति को ठीक करने की जरूरत है। मनोवैज्ञानिक सहायता लिख सकते हो, समझ गया ना क्यों चाहिए। अब किसी के माँ बाप नहीं रह गए, किसी के माँ बाप है तो बच्चे नहीं रह गए, तो साइकोलॉजिकली वो क्या हो जाएंगे। तो पुनर्वास में सब आ जाता है, पुनर्वास में मनोवैज्ञानिक सहायता, उनका घर वर टूट गया तो घर वर बनाने के लिए मुआवजा और तुरंत प्रयास, है ना, ये सब तुरंत होने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ करप्शन, इस मौके में भी करप्शन करने वाले चुकते नहीं है ना, पहले अपना फ़ायदा देखते। इसलिए बिहार में पहले कहा जाता था कि जो बाढ़ होती है वह अधिकारियों के लिए अवसर हुआ करते थे। ना, जब बाढ़ आते थे तो वहाँ के अधिकारी वगैरह खुश हो जाया करते थे। क्यों? क्योंकि बाढ़ के नाम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, एक अलग से फंड रिलीज करेगी, तो उस फंड का 90% खुद खा जाएंगे, 10% बस दिखा देंगे कि हाँ यार खर्चा किया, दिखा दिया, मुआवजा दे दिया करके।
है ना। पहले ऐसा चलता था, अब थोड़ा कम हुआ है, अभी भी होता है, लेकिन पहले 90-10 होता था, 50-50 होता होगा, 50 खर्च करते होंगे, 50 खा जाते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए, तो इस तरीके से इसमें त्वरित पुनर्वास का मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है। पुनर्वास में रिहेबिलिटेशन, इंग्लिश में क्या होता है आपका जो है रिहेबिलिटेशन, तो इमीडिएट रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, और उनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है, पुनर्वास करने की ज़रूरत है। और पुनर्वास में सब आ जाएगा, घर वर बना के देना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, दुकानें उकानें टूट गई, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, उसको फिर से आपका जो है पुनर्जीवित करना, है कि नहीं। मैंने कहा कई लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता की ज़रूरत है, तो मनोवैज्ञानिक सहायता प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। आगे बस समझ में। और वही है, उसके पश्चात फिर से आपका जो है एक बार देखना कि हमारी कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां रह गई, तो आने वाले समय के लिए उसको फिर सुधारना। वहीं पे ख़त्म नहीं होना है कि अभी जो आपदा आई है उसमें हमारी क्या क्या कमियां रह गई है, उसको भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और भविष्य के लिए उसको सुधार करके, है ना। जैसे आप लोग टेस्ट देते हो, तो टेस्ट दे करके ही यदि खुश हो गए या फिर टेस्ट दे करके आपने छोड़ दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। टेस्ट देने के बाद फ़ायदा तभी है जब आप विश्लेषण करो कि हमने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की, कहाँ कहाँ चीज़ें याद आ रही है, कहाँ कहाँ पे चीज़ें याद नहीं आ रही है, तभी तो टेस्ट का फ़ायदा है। नहीं तो फिर क्या मतलब, अच्छा गया बुरा गया कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, काम करना है। आगे बस समझ में। तो कोई भी आपदा प्रबंधन की जो रणनीति रहेगी इन तीन चीज़ों को ही लेकर के चलती है। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को जो है हमने 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया है पॉलिसी में जो है, तो उसको आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 3 स्टेजेस पूछता है, तो तीन तीन को जगह 4 लिख देते हैं हम लोग। एक बीच में अलग से मिटिगेशन करके डाल दिया, कम करना, और रिस्पांस को साथ में उसके साथ अलग अलग कर दिया। लेकिन सामान्य स्थिति ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, क्या क्या स्थिति है, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बाढ़ सूखा उसको कैसे मैनेजमेंट करना है वो तो पढ़ेंगे ही। उसके पहले भारत सरकार और कॉमन आपदा प्रबंधन की पॉलिसी क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर भारत सरकार के द्वारा जो है ठीक है कौन कौन से स्टेजेस लिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरली आपदा प्रबंधन में ठीक है, आपदा प्रबंधन मतलब सामान्य रूप से देखेंगे तो ये तीन तो मैंने बताया, इसको भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन सामान्यतः आपदा प्रबंधन प्रणाली में 4 स्टेज लिए गए। इन जनरल किसी भी आपदा मतलब एक कह सकते हो स्टैंडर्ड यानी एक मानक स्टैंडर्ड आपदा प्रबंधन प्रणाली में कितने चरण माने गए हैं, आपदा प्रबंधन प्रणाली में के चरण, स्टेजेस, चरण, स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। तो सामान्यतः मैंने कहा 4 चरण लिए जाते हैं, है ना। वो जिसको मैंने 3 बताया उसी को इन्होंने 4 चरणों में और नाम अलग अलग दे दिया है, बस नाम अलग दिया है। हमने उसको किस तरीके से देखा, आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। तो यहाँ पर आपका जो है सबसे पहला है कम करना, मिटिगेशन। ये तो ये आपका जो टेक्निकल वर्ड याद रखना है, मिटिगेशन, कम करना। तो एक मिटिगेशन जो वर्ड लग रहा है वह क्या लग रहा है, थोड़ा सा इंग्लिश में खास करके टेक्निकल वर्ड लग रहा है। तो यहाँ पर मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, वे प्रयास या वे प्रयत्न जिसके द्वारा आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है ना। मिटिगेशन का मतलब क्या हो गया, दोज एफर्ट्स विच रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, है कि नहीं। वे प्रयास जो आपदा के प्रभाव को क्या करते हैं, कम करते हैं, उसको हम लोग इसमें रखते हैं।
तो इसमें क्या आएगा आपका, जितना भी हमने पहला लिखा था आपदा से पहले क्या कर सकते हो सब डाल देना है। तो आपदा से पहले वाला डिस्कशन किया, बिफोर द डिजास्टर हमने जो डिस्कशन किया वो सब किस में आ जाएंगे आपका जो है ना। कुछ कीवर्ड्स है जैसे रिस्क, जोखिम की पहचान, रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क, रिस्क का मतलब जोखिम का मतलब क्या हुआ, वही आपका तीव्रता कितनी, कौन सा ज़्यादा रिस्क वाला क्षेत्र है कौन सा, ये सब वर्ड्स भी अभी समझेंगे हम लोग। तो उसके आधार पर, रिस्क के आधार पर, जिस मैंने लिखा ना तीव्रता के आधार पर जो लिखा था उसके स्थान पे कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, रिस्क के आधार पर। मानचित्रण में लिखा था ना मैंने कि यहाँ पे तीव्रता के आधार पर, तो इसी तीव्रता ज़्यादा होगी तो रिस्क ज़्यादा होगा, तीव्रता कम होगी तो रिस्क कम होगा। तो इसके स्थान पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जोखिम के आधार पर, जोखिम, रिस्क। तो ये वर्ड तो आप लोग जानते ही है ना, आप लोग ऐसी रिस्क लेने में माहिर लोग है कि नहीं, तभी तो आईएएस की तैयारी कर रहे हो। जो लाइफ से रिस्क ले रहा है तभी आईएएस की तैयारी में जाता है ना। आईएएस की तैयारी का मतलब है कि गैम्बल, लाइफ से रिस्क लेके काम करना। मैंने कहा ना आईएएस की तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी अपने आप में गैम्बल है ना, रिस्क है, रिस्क रहता है मतलब। मैंने लेकिन फिर से कहा कि रिस्क का मतलब कैलकुलेटेड रिस्क है, अच्छे से मेहनत करोगे तो लंबे समय तक लगे रहोगे, मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा धैर्य, सिस्टमेटिक लगे हो तो हो ही जाता है। और तो रिस्क, बिना रिस्क के लिए मोर रिस्क मोर गेन है कि जिंदगी में क्या कहा गया, मोर रिस्क मोर गेन, जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा मिलेगा। मैं भी पूरा रिस्क लेते हुए ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अब जा कर के थोड़ा सा लग रहा है कि सेटल्ड लाइफ होने जा रही है कि नहीं। तो फिर इतने सालों तक कभी वहाँ कभी यहाँ, सब कुछ गैम्बल, मैंने शादी भी गैम्बल के तरीके से की है, नो प्लानिंग ठीक है शादी भी जो है गैम्बल के रूप में खेला है मैंने। तो जिंदगी एक रिस्क है, उसको जितना रिस्क लोगे उतने आगे बढ़ने की संभावना रहेगी, ठीक है। चलिए, तो एक हो गया कम करना, ये स्टेज में आपका। दूसरा है आपका जो है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिपेयर्डनेस, तैयारी। तो आपदा से पहले कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वही सब मानचित्रण वगैरह भी आ जाएगा। और तैयारी का मतलब यहाँ पे आपदा से पहले की कुछ चीज़ें इसमें आ जाएंगी, है ना। कम करने के लिए क्या क्या आएगा, पूर्व चेतावनी प्रणाली, ये सब मानचित्रण, ये सब किस में आ जाएगा आपका जो है मानचित्रण, है ना। अर्ली वार्निंग सिस्टम, मैपिंग वगैरह किस में आएगा, कम करने के लिए पहले से करके रखेंगे तो कम करने के लिए हेल्प मिलेगी। और तैयारी में जो हमने ट्रेनिंग व्रेनिंग डाला इसमें डाल देना, है ना। सामुदायिक प्रशिक्षण, ये सब किस में आएगा आपके जो है ना। ट्रेनिंग, तैयारी का मतलब क्या होता है कि यदि आपदा आ जाएगी तो हम उससे लड़ेंगे कैसे, उसके लिए क्या तैयारी हमारे पास है ना। तो वही चीज़ फिर से इसमें भी आ जाती, दो उसको दो अलग अलग कर दिया आपके जो है ना। वही प्रतिरोधी संरचनाओं का निर्माण है कि नहीं। एक वर्ड और पढ़ेंगे हम लोग, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए उसकी ट्रेनिंग, तो इसमें तभी क्षमता बढ़ेगी ना भाई, है ना। आपको अभी ऐसे ही भेज दिया, जाओ जाओ बाढ़ वाले क्षेत्र में क्या करो, आपका जो है काम करो, तो ज़्यादा क्या योगदान दोगे, बस अपने को बचाते हुए थोड़ा सा दो चार लोग की हेल्प कर पाओगे। लेकिन आपको पहले से ट्रेनिंग दिया गया अच्छे से, तो आपकी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई है कि नहीं। तो आप ज़्यादा इफेक्टिव होकर, ज़्यादा एक्टिव होकर के वहाँ पे क्या कर पाओगे, हेल्प कर पाओगे। तो क्षमता निर्माण का मतलब कि हमारे पास पहले से जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब कुछ पहले से तैयार होना चाहिए। तो एक क्षमता निर्माण वाला वर्ड भी आता है यहाँ पर। तो इन है दोनों एक ही, कम करने में कुछ चीज़ें या दोनों में भी डाल देंगे तो कोई नुकसान नहीं है। कम करने का मतलब कि आपदा के प्रभाव को कम कैसे करते हैं, उससे के लिए हमें पहले से क्या क्या करके रखना है। और तैयारी में क्या क्या आ जाएगा, तो हम क्या क्या तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, वो पूरा का पूरा पॉइंट जो मैंने बताया था वो सब वहाँ पर भी आ जाएंगे। सामुदायिक ट्रेनिंग वगैरह आ जाएगा, प्रतिरोधी संरचनात्मक विकास आ जाएगा आपके जो है ना, ये सब उसमें पहले से तैयारी में आ जाएगा आपका। आ रही बात समझ में।
तो ये हो गया आपका जो है। और उसके बाद तीसरा है अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स हो गया आपदा के दौरान, कि जैसे ही आपदा आ गई तो उसके बाद क्या क्या करना है आपको पता ही है। तो वो सब आपदा के दौरान वाली चीज़ें किस में आएंगी, आपका जो है अनुक्रिया में आ जाएंगी। कि जैसी आपदा आ जाएगी तुरंत सक्रिय हो जाना है। जो भी हमारे आपातकालीन सेवाएं हैं, समुदाय हैं, एम्बुलेंस है, पुलिस है, अग्निशमन, सब क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाना चाहिए, है ना। रिस्पॉन्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी हमारी आपातकालीन सेवाएं हैं सब सक्रिय, तुरंत सक्रिय हो जाना। आपातकालीन सेवाएं, इमरजेंसी सर्विसेज में सब कुछ आता है आपका, पुलिस से लेकर के अग्निशमन, अग्निशमन समझ गए, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, ठीक है, ये सब तुरंत सक्रिय हो जाएंगे आपके जो। और फिर दवाइयाँ उवाइयाँ, जो भी मैंने कहा था कि आपदा के दौरान जो भी चीज़ें सब इसमें डाल देना है, एम्बुलेंस वगैरह सब आ जाएंगे, है कि नहीं। ये अनुक्रिया हो गया। और लास्ट है पुनरुत्थान, रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास, जो भी लिखना चाहे। तो ये चार कॉमन वर्ड यूज किए जाते हैं, जिसको हमने तीन के रूप में देखा था, उसी को टेक्निकली देखेंगे तो कितने वर्ड्स हो गए हमारे पास, है ना। पुनरुत्थान या पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। तो ये चार वर्ड्स यूज किए जाते हैं आपदा प्रबंधन के लिए। तो ये पहले बता देना कॉमन, या इन चारों को लेकर के ही बता देना तो भी काम चल जाएगा। कि किसी भी आपदा प्रबंधन की रणनीति में ये चार चरण होते हैं। क्वेश्चन आया भी होगा कौन कौन से चरण होते हैं। तो ये चार चरण होते हैं, और चार चरण समझ ही गए होंगे आप लोग अपने हिसाब से, आराम से उसको। आ गई बस समझ में कि नहीं आई समझ में। तो ये हो गए आपके आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपदा प्रबंधन के चरण। तो आज इतना है, कल कुछ वर्ड्स देखेंगे, फिर अलग अलग आपदाओं के सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया है, एक आपदा प्रबंधन अधिनियम देखेंगे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए वो देखेंगे, और फिर बाकी फिर भारत में कौन कौन सी आपदाएं आती है और उसका कैसे प्रबंधन कर सकते हैं वो देखेंगे। तो फिर कोई भी